नमस्कार बच्चों, मैं गहलोत कुमार आपका फिर से एक बार उत्सव एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, मैंने करंट अफेयर्स की 2 वीडियो डाली थी, तो वो तो देखो ऐसे ही चलती रहेगी। करंट अफेयर की क्लास अलग से मैं बनाता रहूँगा और उनकी वीडियो डालता रहूँगा। अब साथ में मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, रसायन शास्त्र शुरू कर रहा हूँ, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो आने वाली रेलवे की जो एग्जाम है उनको टारगेट करना है। विशेषकर जो ग्रुप डी है, एक तो हम ग्रुप डी को टारगेट करेंगे, और ग्रुप डी में देखो साइंस बड़े अच्छे लेवल की आती है। साथ में ही एक और वैकेंसी है जो अभी लाइन में है, वो है कौन सी, टीटी वाली, जो टिकट कलेक्टर और टीटी की वैकेंसी आने वाली है 11,500 प्लस में। तो उसका भी जो पैटर्न है वो सेम एनटीपीसी वाली एग्जाम का रहेगा, तो उसमें भी साइंस अच्छे लेवल की आएगी। तो जो केमिस्ट्री की हमारी वीडियो रहेगी, क्लास रहेगी, उसका मेन टारगेट रहेगा रेलवे। साथ में सीजीएल और दिल्ली पुलिस, ये अपने आप ही इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि उनमें साइंस इतने अच्छे लेवल की नहीं आती जितनी रेलवे में आती है। तो बड़े अच्छे लेवल से हम इसको क्लियर करेंगे और लेवल वो रखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम के काम का है। तो वो लेवल देखो हमें पता चलता है पिछले पेपरों से, तो मैं उसी हिसाब से आपको इसकी वीडियो बनाकर डालूंगा। अब शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र तो ग्रुप डी के बच्चे जरूर इसको सीरियस होकर देखें और कोई वीडियो मिस ना करें। तो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की यदि बात करें तो जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री शब्द है ये मिस्र भाषा का है। जो इजिप्ट है, जिसकी राजधानी काहिरा है, उसका ये शब्द है। और देखो ये कीमिया शब्द से बना हुआ है। कीमिया का मतलब मिस्र भाषा में इसका मतलब होता है काली मिट्टी। तो पहली बात तो यही है कि शब्द कौन सी भाषा का है। तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र भाषा का, इसको केमिस्ट्री भी बोल देते हैं, केमिस्ट्री भी बोल देते हैं, बात एक ही है। मेन बात यह है कि मिस्र भाषा का है, इजिप्ट लैंग्वेज का है। अब जो मिस्र के लोग थे उस समय, तो देखो जो मिस्र की सभ्यता है बड़ी पॉपुलर है पहले से ही, तो वो काफी आगे थे दुनिया में। अब उन्होंने क्या कोशिश की, तो उन्होंने देखो 3 कोशिश की थी। वो तो एक ऐसा लिक्विड बनाना चाह रहे थे, एक तो जो मतलब जिसमें सारी चीजें घुल सकें, एक तो ऐसा द्रव, ऐसा लिक्विड बनाना चाह रहे जिसमें सारी चीजें घुल सकें। दूसरा एक ऐसा लिक्विड बनाना चाह रहे जिसको पीने के बाद में आदमी अमर हो जाए, उसकी मौत नहीं हो, जिसको हमारे हिंदू सभ्यता में क्या बोलते हैं, अमृत। ठीक है, अमृत बोलते हैं। एक तीसरा वो ऐसा एक पदार्थ बनाना चाह रहे जिसको किसी भी वस्तु के टच करने पर वो वस्तु क्या हो जाए, सोना, वो वस्तु सोना हो जाए। तो ये भी हमारे हिंदू धर्म में ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारे भी है, और हम इसको क्या बोलते हैं, पारस पत्थर। ठीक है, तो ये पारस पत्थर, ये सारी चीजें यहीं से बनी हुई हैं। जैसे मिस्र में भी ये चलता था, तो हमारे भी ये चीज आई है पारस पत्थर के रूप में, हम इसको देखते हैं। बाकी उनके यहाँ एक ऐसा पदार्थ बनाना चाह रहे जिसमें सभी वस्तुएं घुल सकें, सभी तत्व, सभी पदार्थ घुल सकें। एक ऐसा जो पीने के बाद में आदमी अमर हो जाए, और एक ऐसा जिसको किसी भी उस पर टच करने पर वो क्या बन जाए, सोना। तो ये बात थी, और यहां से ये केमिस्ट्री शब्द निकला है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि केमिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा का है। तो केमिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा का हुआ, इजिप्ट लैंग्वेज, मिस्र भाषा का। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री, यदि हम रसायन शास्त्र के जनक की बात करें तो लेवोजियर या फिर लेवासियर। ठीक है, लेवोजियर या लेवासियर रसायन शास्त्र के जनक है, बिल्कुल आपको जरूर याद रखना है, और आम उसमें जानकारी में है ये बात बिल्कुल। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर हो गए, और मिस्र भाषा का शब्द हो गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पदार्थ की, ठीक है, मैटर की। तो ये 3 शब्द हैं, 2 हिंदी भाषा के, पदार्थ और द्रव्य, और मैटर क्या है इंग्लिश में। ये तीनों का मतलब एक ही है। देखो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर द्रव्य लिखा हुआ है, ना कि ये द्रव लिखा हुआ। तो द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीज हैं। द्रव्य हम पदार्थ को ही बोल देते हैं, जबकि द्रव है वो है क्या है, लिक्विड। वो पदार्थ की एक अवस्था है, वो एक फॉर्म है मैटर की। तो द्रव्य अलग चीज है, द्रव अलग चीज है। तो पदार्थ, द्रव्य या फिर मैटर, इनका एक ही मतलब है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो ब्रह्मांड के अंदर वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका अपना वेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे पदार्थ बोलेंगे हम। बिल्कुल
नॉर्मल सी बात है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना वजन होता है, वो वजन कम ज्यादा हो सकता है, पर मतलब वजन होना चाहिए, तो उसको हम पदार्थ बोलेंगे या द्रव्य बोलेंगे या फिर मैटर बोलेंगे, एक ही बात है। तो देखो शब्द हो गया मिस्र भाषा का, और फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गए लेवोजियर। और ये पदार्थ चीज क्या है? पदार्थ है कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका अपना भार होता है। अब पदार्थ का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, इसका हम वर्गीकरण करें, तो दो आधारों पर इसका वर्गीकरण हो सकता है। एक तो देखो भौतिक आधार पर, फिजिकल बेसिस पर यदि हम करें तो पदार्थ की 3 अवस्था पॉपुलर है, और 2 अवस्था ऐसी हैं जिनको आम पब्लिक नहीं जानती, पर साइंस में यदि हम देखेंगे तो उसमें साइंस में उसकी जानकारी है। तो ये अवस्था है देखो, ठोस मतलब सॉलिड, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। ये फिजिकल बेसिस पर, भौतिक आधार पर यदि हम पदार्थ का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो पदार्थ की 5 अवस्था हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन। ठीक है, बॉस आइंस्टीन, ये 5 अवस्था हुई। रसायन के आधार पर, केमिकल बेसिस पर यदि हम देखें तो देखो, एक तो एलिमेंट, इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, एलिमेंट तत्व, एक कंपाउंड मतलब यौगिक, और एक मिक्सचर मिश्रण। अब आगे देखो, तत्व को फिर से 3 में बांट दिया, धातु, उपधातु और अधातु, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। यौगिक को 2 में बांट दिया, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण भी 2 में है, समांग और विषमांग। तो ये क्लासिफिकेशन है, एक रासायन आधार पर और एक भौतिक आधार पर। अब देखते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम भौतिक आधार पर यदि हम बात करें तो उस पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो मोटी मोटी बात यह कि जिसका आकार और आयतन दोनों चीजें निश्चित होती हैं वो सॉलिड है, और इसको हम चाहे कहीं भी रखें, किसी में भी रखें, ना तो ये अपना आकार चेंज करेंगे ना ही अपना आयतन चेंज करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो कण, इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो नजदीक होते हैं, और उनका अट्रैक्शन फोर्स जो आणविक बल है वो ज्यादा होता है, और इनके कणों के बीच में ज्यादा स्थान नहीं होता। उदाहरण हम देखें, पत्थर, लकड़ी, लोहा, तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं इसको। तो ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित, ये इसमें याद रखने की बात है। इसके बाद में लिक्विड, द्रव। द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। अब आकार इसका देखो, हम जैसे बर्तन में इसको डालेंगे ये ऐसा ही आकार ले लेता है, तो ये द्रव है। इसकी एक चीज निश्चित है, क्या? आयतन। एक चीज अनिश्चित है, क्या? आकार। और उदाहरण यदि हम देखें, एग्जांपल, तो देखो दूध, पानी, डीजल, बहुत सारे हैं, सभी जानते हैं इनको। तो ये लिक्विड हो गया। अब लिक्विड के पार्टिकल में गैप सॉलिड के मुकाबले हल्का ज्यादा होता है और गैस के मुकाबले कम होता है। वो सारी चीजें मैंने एक साथ क्लियर कर रखी हैं आगे। तो ये लिक्विड में एक चीज निश्चित, एक चीज अनिश्चित, मतलब आयतन तो निश्चित है पर जो आकार है वो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है, आकार अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित नहीं है आकार। और सॉलिड की दोनों चीजें निश्चित है, आकार और आयतन। आगे गैस की बात हुई है, तो गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित, तो इसका कोई निश्चित नहीं होता। देखो आयतन भी ये है कि गैस सिलेंडर में भी हम गैस को भर देते हैं प्रेशर से, और एक कमरे में भी हम गैस को छोड़ सकते हैं उसी को। तो ये आयतन देखो, जो वॉल्यूम है ये भी इसका अलग अलग है, और आकार भी इसका अलग है। ठीक है, आकार और आयतन दोनों अलग अलग चीज हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जो गैस है उसके पार्टिकल के बीच में जो गैप है, जो बीच में जो स्थान है वो ज्यादा होता है, इसीलिए गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार कि निम्नलिखित में से पदार्थ की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी है? गैस है। जो लिक्विड है उसको भी हल्का फुल्का कंप्रेस्ड किया जा सकता है, पर वास्तव में संपीड़न का गुण किसका है? गैस का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बात इस प्रकार से हुई कि सॉलिड में दोनों चीजें क्या होती हैं? अनिश्चित, निश्चित। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं सॉलिड के, ठोस के। द्रव में एक चीज निश्चित होती है, एक चीज अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस की दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं, आकार और आयतन। उदाहरण एग्जांपल की यदि हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस, और भी बहुत सारे हैं। अब एक ये त्रिक बिंदु की बात आई है यहाँ, ट्रिपल पॉइंट। तो वैसा तापमान जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ मिल जाएं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ मिल जाएं, उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु।
ट्रिपल पॉइंट, याद रखने वाली बात है, अच्छी चीज है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं जिस बिंदु पर एक साथ मिल जाती है उसको त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब आगे देखो, ये चार्ट जरूर क्लियर करके रखना है। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई है, इसमें देखो क्लियर होना चाहिए। जो पानी का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो पानी तीनों फॉर्म में मिल सकता है। सॉलिड के रूप में यदि हम बात करें तो ठोस के रूप में पानी क्या है, बर्फ, और द्रव के रूप में पानी जल है, ये तो नॉर्मल है ही खैर। इसके बाद में गैस के रूप में पानी क्या है, बाष्प, गैस के रूप में बाष्प, द्रव के रूप में जल और ठोस के रूप में बर्फ। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में मिल जाता है। दूसरी चीज, अब बर्फ से जो जल है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, ठोस से जो द्रव में बदलता है और जिस तापमान पर बदलता है उसको बोलते हैं हम गलनांक बिंदु। ठीक है, उसको गलनांक बिंदु बोलते हैं। और सॉलिड से, सॉरी, द्रव से जो सॉलिड में जाता है, ठोस में जाता है, उसको बोलते हैं हम हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड और फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड। दो तो ये होना चाहिए क्लियर, पानी का 0 डिग्री होता है। एक और है द्रव से बाष्प, मतलब द्रव से गैस में जो जाता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। ठीक है, क्वथनांक बिंदु ये बॉइलिंग पॉइंट है द्रव से गैस में। ठीक है, द्रव से गैस में। पानी की बात करें तो जल से बाष्प, और पानी का कितना है, 100 डिग्री, पानी का 100 डिग्री है। इसका उल्टा हो जाता है गैस से द्रव। ठीक है, गैस से द्रव, गैस से लिक्विड की यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं संघनन। संघनन ये है गैस से द्रव। और इसका क्वेश्चन ये है कि जो बारिश होती है, बरसात होती है, वो कौन सी विधि से होती है, बरसात संघनन की विधि से होती है, बारिश संघनन की विधि से होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु क्या है। तो मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा 2 और चीजें, एक तो ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन है जब कोई पदार्थ सीधा ठोस से किस में चला जाए, गैस में, जैसा कि इसमें बना रखा है, सीधा ठोस से गैस में चला जाए, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कपूर। और भी है एग्जाम्पल, पर एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए जरूर होना चाहिए। कपूर को जब गर्म किया जाएगा तो वो सीधा ठोस से किस में जाएगा, गैस में। इसका उल्टा निक्षेपण। ठीक है, इसका उल्टा निक्षेपण है, जो गैस से सीधी कौन सी अवस्था आएगी, सॉलिड। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और इनमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन वो है, एक तो ऊर्ध्वपातन और एक संघनन। संघनन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन बनता है कि बारिश कौन सी विधि से होती है। तो बारिश संघनन की विधि से होती है, बरसात संघनन की क्रिया से होती है। आगे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, ये चार्ट बड़े काम का है। तो इनमें से ही क्वेश्चन निकलते हैं। तो एक एक चीज हम देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि घनत्व, डेंसिटी। अब इसमें पूछा जाता है कि घनत्व कौन सी अवस्था का ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है। तो घनत्व की यदि हम बात करें तो देखो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, क्योंकि ठोस में जो पार्टिकल हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक रहते हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है। अब जितने नजदीक पार्टिकल हैं उतना ही ज्यादा घनत्व हो गया। तो ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व, उसके बाद में द्रव, और सबसे लास्ट में गैस, क्योंकि गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए गैस में संपीड़न का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो घनत्व में चार्ट आपका हो गया, सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस, ठोस, द्रव, गैस। अगला है आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है, क्योंकि जो फोर्स है वो कहां ज्यादा लगेगा, जब पार्टिकल नजदीक होंगे, और नजदीक पार्टिकल किसके हैं, सॉलिड के। तो सीधी सी बात है कि आणविक आकर्षण बल भी ज्यादा किसका है, ठोस का। तो इसमें भी वही सेम वही सीक्वेंस रहेगा, सबसे ज्यादा ठोस का, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में गैस। ये आणविक आकर्षण बल की बात होगी। इसमें है एक और है जो 6 नंबर पे है, अंतराण्विक स्थान, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे नजदीक होते हैं, लिक्विड में उसके बाद थोड़ा ज्यादा गैप होता है, और गैस में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो इसीलिए अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अंतराण्विक स्थान की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में होगा, इसके बाद लिक्विड में होगा, और इसके बाद सॉलिड में होगा। ठीक है, तो 3 चीज तो ये क्लियर होगी, घनत्व, आणविक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान। और यहीं से क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछ रखा था कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें कण गति करते हैं, ठीक है, गतिमान रहते हैं। तो जिनके बीच में गैप ज्यादा होगा, गति उसमें मिलेगी आपको।
ठीक है। तो गति हम यदि इसको क्लियर करें तो देखो कण गति करेंगे कौन सी अवस्था में, गैस में। गैस की अवस्था में कण गति करते हैं क्योंकि पार्टिकल बड़ी दूर दूर होते हैं इसलिए वो गतिशील रहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। गतिशील अवस्था किस में मिलेगी, गैस में। लिक्विड में भी हल्का फुल्का मिल सकता है पर सॉलिड में बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि इनमें कणों के बीच में स्थान नहीं होता, इसीलिए कण मूवमेंट नहीं कर पाते, जबकि गैस में कर पाते हैं। लिक्विड में हल्का फुल्का मिल जाता है और यहां से वो चीज जुड़ी हुई है कि संपीड़न, ठीक है। कंप्रेस्ड किसको किया जा सकता है, गैस को, क्योंकि कणों के बीच में गैप होता है। वही बात है, तो कण गति कब करेंगे, जब गैप होगा। अब वो चीज ही देखो 5वें नंबर पे आ गई, मैं इसीलिए सबसे पहले 6 नंबर बता दिया 2-3 से पहले। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसके बीच में गैप होगा। तो वही चीज है कि कण गतिशील किसके हैं, गैस के। तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम रह जाएगा, गैस का सबसे ज्यादा, द्रव का उसके बाद में, ठोस का सबसे कम। गतिज ऊर्जा या कणों की गति की बात करें तो दोनों सेम हो गया। इसके बाद में विसरण, तो विसरण का तो गुण ही गैसों में मिलता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि मतलब कणों के बीच में पार्टिकल ज्यादा है तो गैस हल्की भी होती है, तो इसलिए विसरण की क्रिया गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे बाद में ठोस में। प्रसार, एक्सपेंशन की यदि हम बात करें तो प्रसार किसका होगा, प्रसार उसका हो सकता है जिसके कण हिल-डुल सकते हैं या दूर जा सकते हैं। सॉलिड के तो हिल ही नहीं सकते, वो तो साथ साथ रहते हैं क्योंकि उनका तो आकर्षण बल है वो ज्यादा है। तो सॉलिड में तो ये प्रसार आपको बहुत कम मिलेगा, द्रव में उससे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा किसमें, गैस में। तो ये चार्ट आपके एग्जाम के हिसाब से बड़ा अच्छा है। ये आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी और बिल्कुल देखो लॉजिकल चीजें, इसमें कोई मतलब रटने वाली बात नहीं है। घनत्व में कण नजदीक होंगे, आकर्षण बल में कण नजदीक होंगे तो सॉलिड में है। प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा और अंतराणविक स्थान किसका ज्यादा होगा, जिसके कणों के बीच में दूरी है। तो सीधी सी बात है, गैस में है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है और मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। यहां से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे एग्जाम में। अब इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की 2 और अवस्थाएं जो मतलब एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। अभी हमें लिख नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा मुझे। बाकी जो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, इसकी खोज की है क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने। क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ की चौथी अवस्था की खोज की है। अब ये पदार्थ की चौथी अवस्था कब प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है बहुत ज्यादा तापमान पर, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर ये प्राप्त होती है जब परमाणु क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है जब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। नॉर्मल में ये नहीं मिलती, ये मिलती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर। और मजेदार बात यह कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही है और बहुत ज्यादा तापमान पर प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो देखो सूर्य और जो तारे हैं, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, तो सूर्य तथा तारों में ईंधन इसी रूप में रहता है। तो सूर्य में प्लाज्मा अवस्था है, जो स्टार तारे हैं उनमें भी प्लाज्मा अवस्था मिलती है। और कौन सी स्थिति में मिलती है, उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर ये मिलती है। क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। और खास बात यह है कि तारों में ये जरूर मिलती है क्योंकि तारों का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। और क्वेश्चन तो देखो तारे का तो सिंपल एक क्वेश्चन भी है कि तारों का कलर, जो स्टार होते हैं उनका कलर किस पर डिपेंड करता है, तो तारों का कलर उनके ताप पर, तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जिस तारे का तापमान ज्यादा होता है उसका कलर होता है नीला, और जो बीच का जिसका तापमान होता है तारे का, उसका कलर होता है सफेद, जैसा कि अभी वर्तमान में हमारे सूर्य का है सफेद। और जो बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाता है, लास्ट स्टेज पर जो तारा होता है उसका कलर हो जाता है लाल। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि तारों का कलर किस पर निर्भर करता है, तो तारों का कलर निर्भर करता है उनके तापमान पर। हाई टेम्परेचर पर ब्लू नीला, और मीडियम पर व्हाइट जैसा कि वर्तमान में सूर्य का है, और लो टेम्परेचर पर कैसा हो जाएगा, लाल कलर। तो ये चौथी अवस्था की बात क्लियर होगी। क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, उच्च तापमान पर भी यह अवस्था प्राप्त होती है। सूर्य तारे में यही है। और ब्रह्मांड में पूरे में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा पदार्थ की कौन सी अवस्था मिलती है, चौथी। इसके बाद में पदार्थ की 5वीं अवस्था है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है और ये प्राप्त होती है बहुत कम तापमान पर।
जो प्लाज्मा थी वो बहुत ज्यादा तापमान पर, और जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये बहुत कम तापमान पर प्राप्त होती है। और सबसे कम जो तापमान होता है उसको क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, वो है -273.15 केल्विन। वो सबसे कम तापमान की एक कल्पना की गई है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, वो परम शून्य तापमान बोलते हैं उसको। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था बहुत कम तापमान पर प्राप्त की जाती है, प्लाज्मा बहुत ज्यादा तापमान पर, और परम शून्य तापमान है -273.15 केल्विन। ये 5 अवस्था क्लियर हुई। यहां देखो मैंने ये लिख भी रखा है कि द्रव्य और इक्वल द्रव नहीं है, ये दोनों अलग चीजें, क्योंकि द्रव तो द्रव्य की एक अवस्था है, तो द्रव्य और पदार्थ का एक मतलब होता है। तो पूरी कितनी अवस्था हुई? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमने क्लियर किए 5 अवस्था। दूसरा, रासायनिक आधार पर यदि हम बात करें, केमिकल बेसिस पर यदि हम बात करें, तो इसमें हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले देखो तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जो परमाणु है वो एक समान होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, उनमें मतलब दूसरे तरीके का परमाणु आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक जैसे परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उनको तत्व बोल देते हैं। तत्व की संख्या वर्तमान समय में पूरी जो केमिस्ट्री है उसमें 118 है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्वों की संख्या है। अब तत्व का भी क्लासिफिकेशन है, आगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यही है हमारा आगे चलकर टॉपिक ही। तो तत्व भी देखो 3 अवस्था है, धातु, मेटल, ये विद्युत के चालक होते हैं और ये चमक लिए होते हैं हमेशा, इनमें एक शाइनिंग होती है। विद्युत के चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। सब पता ही होगा आपको कि सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का वो क्या है? चांदी, गुड कंडक्टर चांदी है। और एग्जाम्पल लोहा, कॉपर और बहुत सारे हैं। खास बात यह है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, और धातु बिल्कुल विद्युत के सुचालक हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज है शाइनिंग होती है, प्लस अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। इसके बाद में अधातु, नॉन मेटल, इसमें ज्यादातर गैसें हैं, बाकी और भी इसमें एलिमेंट शामिल है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु। और एक सबसे खास क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, शुद्ध रूप है कार्बन का, जिसकी बनी होती है वो पेंसिल। ठीक है, जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है उसमें। तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है, बाकी सभी कुचालक होते हैं। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है धातु में, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उपधातु, मेटेलॉइड, ये अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। नॉर्मल तापमान पर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, पर जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, विशेषकर मोबाइल और कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है। और इसीलिए मोबाइल का, कंप्यूटर का जहां ज्यादा काम होता है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी चिप की खोज की है किसने? जैक केल्विन ने। जैक केल्विन ने आईसी चिप की खोज की है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसकी फुल फॉर्म है, सिलिकॉन की बनी होती है। भारत का सिलिकॉन वैली, इंडिया का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु है, और दुनिया का जो सिलिकॉन वैली है वो किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बाकी अर्धचालक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जो नॉर्मल सामान्य तापमान पर विद्युत के कुचालक होते हैं, पर तापमान बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। एक अतिचालक भी होते हैं जिनका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? 0। अतिचालकता की खोज कैमरलिंग ओंस ने की थी, और इनका जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। तो ये तत्व की 3 चीजें देखी हमने, धातु, अधातु और उपधातु। आगे यौगिक। अब देखो यौगिक, तत्व और यौगिक में जो अंतर है वो यह है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक बनता है। जबकि तत्व में क्या है? तत्व में सारे परमाणु कैसे होते हैं? एक जैसे। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से यौगिक बनता है। इसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है। अब जैसे आप सभी जानते हैं, एक हो गया देखो H2, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। एक हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन हो गया। अब दोनों को यदि इनको क्रिया इनकी करवाई जाए
तो H2 और O2 ये दोनों मिलकर देखो क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O। H2O दोनों मिलकर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पानी। अब इनके गुण यदि हम देखें तो देखो हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है, बिल्कुल जीरो प्रदूषण है इसका, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन है ये जलाने के लिए काम आती है, ये जलता है, ये जलाने को काम आती है। और इनसे मिलकर जो यौगिक प्राप्त होता है ये आग को बुझाने के लिए काम आता है। तो यौगिक एक अलग चीज है जो तत्वों से मिलकर बनती है, मेरे बताने का मतलब ये है यहाँ पर। ये तो उसके कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन अच्छा ईंधन है, ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है, जबकि दोनों से मिलकर जो पानी बनता है वो आग बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है। अब यौगिक भी दो प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बन के जो यौगिक हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं तो इसलिए कार्बनिक यौगिक अलग से एक इसकी क्लास है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से सब्जेक्ट भी है इसमें केमिस्ट्री में। एग्जांपल देखो CH4 मीथेन और ये एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये कार्बन युक्त यौगिक है दोनों। और कार्बन के बहुत ज्यादा यौगिक होने के कारण कार्बन को बोला जाता है सार्वभौमिक तत्व। ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं कार्बन को, क्योंकि बहुत ज्यादा यौगिक इसके मिलते हैं प्रकृति में। दूसरा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इनमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन के अलावा है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक एक क्लास ये होगी किसकी, यौगिकों की। यौगिक और तत्व का अंतर पता चल गया आपको। आगे देखो फिजिकल जो केमिकल बेसिस था उसी के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया उसमें एक मिक्सचर। तो दो पदार्थों को जब मिलाया जाता है यदि वो किसी अनुपात में नहीं है, सही ढंग से यदि अनुपात में नहीं है, तो दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। यहाँ पर कोई फिक्स अनुपात नहीं है, जबकि यौगिक में फिक्स अनुपात है। अब मिश्रण भी दो प्रकार के, एक बिस्मांग मिश्रण, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई देते हैं आराम से। बाहर से हम देख सकते हैं कि ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ। जैसे दाल का एग्जाम्पल है, अरहर और मसूर, आराम से हम देखकर बता देंगे। चीनी और नमक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसको बिस्मांग बोलेंगे। और दूसरा है समान। अब इसमें जो अवयव होते हैं वो निश्चित अनुपात में आ जाते हैं, वो अपने गुण धर्म एक समान कर लेते हैं। अब वही अरहर और मसूर का ही एग्जाम्पल है। वहां पर वो क्या था कि वो गर्म नहीं हुआ, वो उसका विलयन नहीं बनाया। यदि उसको गर्म कर दें, उसका विलयन बना दें, तो यही कैसा मिश्रण बन जाएगा, समांगी। और नॉर्मल यदि मिलाते हैं तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो एग्जाम के हिसाब से कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। ऐसे ही देखो चीनी और नमक या शरबत, इनका विलयन। तो विषमांग मिश्रण में ये आराम से हम देख सकते हैं चीजों को अलग अलग, और समांग में चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देती, उनके गुणधर्म समान हो जाते हैं। अब इसमें जो काम की चीज है वो ये है कि जो मिश्र धातु है, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी किसका मिश्रण है। तो मिश्र धातु भी एक प्रकार का मिश्रण है जिसको एलॉय मेटल बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पर स्टील, तो स्टील में 99% लोहा होता है और 1% कार्बन होता है, इससे मिलकर स्टील बनता है। तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो ये मिश्रण का एग्जाम्पल हुआ। अब ये पदार्थ है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसकी अवस्था पढ़ी हमने, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। आगे और क्लास अच्छे से और बनाएंगे वीडियो। परमाणु हमारी अगली क्लास होगी। पर देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ऐसे में बीच बीच में आपको लिखता रहूंगा। तो इसमें एक बात है, जो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लैब में मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला यौगिक, पहला कंपाउंड कौन सा है, तो ये यूरिया है। ठीक है, यूरिया है। अब यूरिया की दो तीन चीज है। एक तो यूरिया की खोज, तो यूरिया की खोज की है जींडलर नामक वैज्ञानिक ने। जींडलर ने यूरिया की खोज की है और लैब में बनाया गया पहला यौगिक है। इसके बाद में इसका रासायनिक नाम, यूरिया हमारी आम बोलचाल में हम बोल देते हैं, नहीं तो रासायनिक नाम है इसका कार्बामाइड। कार्बामाइड रासायनिक नाम है, जींडलर ने खोज की है, लैब में सबसे पहले बनाया गया है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का कि हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, कौन से अंग के कौन सी ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे शरीर में लीवर में यूरिया का संग्रह होता है और लीवर यूरिया बनाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो यूरिया के 4-5 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, बड़े काम के हैं। कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम, जींडलर वैज्ञानिक ने खोज की है, लैब में सबसे पहले बनाया गया यौगिक है ये। और हमारे शरीर में कहाँ बनता है, यकृत में, लीवर में। अगली बात है, वायुमंडल को जलने से बचाए रखा है किसने,
तो देखो वायुमंडल को नाइट्रोजन ने बचा रखा है, और नाइट्रोजन ने इसलिए बचा रखा है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, 78% है, और नाइट्रोजन जो है ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए नाइट्रोजन ने वायुमंडल को बचा रखा है। तो आगे ये डाल भी रखा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व में भी ये ज्यादा और गैस में भी ये ज्यादा है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन 78%, और इसीलिए अक्रिय गैस होने के कारण इसी ने वायुमंडल को जलने से बचा रखा है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। देखो गोताखोर जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, और वायुमंडल के वायुयान के टायरों में हीलियम भी भरी जाती है और ये भी भरी जा सकती है। इसके बाद में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है, और जो चिप्स वगैरह इनके जो पैकेट आते हैं उनमें भी नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इनका सबका जो कारण है वो ये है कि ये अक्रिय गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत कौन से तत्व की होती है? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन के बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% के आसपास, इसके बाद में ऑर्गन 0.93% के आसपास है, और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास। और बात यह भी है कि देखो वायुमंडल की सबसे हैवी गैस वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको साथ साथ क्लियर करवाऊंगा मैं, जो बार बार बोलने पर आपको याद हो जाएंगी, इसीलिए ये बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि एक बार में तो कुछ याद इतना होता नहीं है, लिखा हुआ तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, मेन बात है उसको याद करना। तो नाइट्रोजन का क्लियर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड पूछ ले या फिर सूर्य पूछ ले, दोनों में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है। दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम। दोनों जगह पर हीलियम है, क्योंकि तारे का जो वो है मेन उसका फंक्शनिंग ये है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है नाभिकीय संलयन की क्रिया से, और वो ही उसकी ऊर्जा का सोर्स होता है। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में ब्रह्मांड प्लस सूर्य में, और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की क्रिया से किसमें चेंज होती है? लगातार ये चेंज होती है किसमें? हीलियम में। तो दूसरे नंबर पर हीलियम। नाइट्रोजन का मैंने क्लियर करवा दिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो देखो पृथ्वी की सतह पर है, भूपर पट्टी पर है, खाली पृथ्वी लिखा गया है। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व है, गैस भी यही हो जाएगी। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो सिलिकॉन है तत्व में। पर अधातु का यदि पूछा जाए तो अधातु में पहले नंबर पर कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। तत्व में पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, दूसरे पर सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन भी एक प्रकार का तत्व है जो अधातु में शामिल है। तो पहले पर ऑक्सीजन, दूसरे पर सिलिकॉन। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में धातु मेटल कौन सा पाया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम है, और ऑल ओवर में ये तीसरे नंबर पर, और मेटल में धातु में ये पहले नंबर पर। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उसके बाद, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर, और चौथे की यदि हम बात करें तो आयरन है, वो इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। और इसमें देखो एक और है कि भूपर पट्टी पर यौगिक कंपाउंड कौन सा है सबसे ज्यादा? तो कंपाउंड की यदि हम बात करें तो सिलिका है, SiO2। जो सिलिकॉन है इसी का अयस्क वो है, कंपाउंड है, जिसको हम रेत बोलते हैं, मिट्टी है, वो सिलिका है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर पट्टी पर मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो देखो मानव शरीर में भी ऑक्सीजन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में एल्युमिनियम धातु में हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आयरन। इसके बाद में मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में यौगिक कंपाउंड, तो ये क्या है? जल। तो 80% के आसपास हमारी बॉडी पानी से बनी होती है। तो तत्व की यदि बात करें तो ऑक्सीजन, और यौगिक की यदि बात करें तो जल। ऑक्सीजन के बाद में यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में कार्बन होता है, उसके बाद में हाइड्रोजन, और उसके बाद में कैल्शियम। और धातु यदि पूछी जाए तो कैल्शियम है। मानव शरीर में यदि पूछ ले कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु है, तो देखो कैल्शियम है। और कैल्शियम किस में पाया जाता है? हड्डियों में, दूध में, और दांत, जो हमारे दांत हैं वो भी कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहली क्लास पूरी होती है। और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।